और शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से खबर यह है कि किश्तवाड़ में भी SIU के यानी किश्तवाड़ में SIU के कई जगहों पर छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की छापेमारी चल रही है। किश्तवाड़ में SIU यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की छापेमारी चल रही है। आतंकियों के घरों में छापेमारी की जा रही है। पाकिस्तान से सक्रिय आतंकियों के घरों में हो रही है छापेमारी की कार्रवाई। जी हां, किश्तवाड़ से इस वक्त की अहम खबर है। किश्तवाड़ में SIU की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। आतंकियों के घरों पर छापेमारी, पाकिस्तान से सक्रिय आतंकियों के घर छापे। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल। खलील जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। ये कार्रवाई और छापेमारी किस सिलसिले में है? 36 इंडिविजुअल टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान चले गए थे और वो वहां से अभी भी एक्टिव है। उनके अगेंस्ट हमने केस रजिस्टर किए और उनके एसेट्स और उनकी एक्टिविटीज फ्रॉम अक्रॉस यहाँ लोगों को मोटिवेट करना, इंसाइट करना, उसके चलते इस इन्वेस्टिगेशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम NIA कोर्ट से सर्च वारंट लेके हर इंडिविजुअल के घर में या उनके रिलेटिव्स के घर में सर्च कर रहे हैं। और जो भी एविडेंसेस, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सो दैट ये केस में एज एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लिए जाएं। इसी के चलते हमारे यहाँ जो पहले सर्चेज हुई थी, उसके बाद आज हमने 4 लोकेशंस पे सर्चेज कंटिन्यू की है, हेडेड बाय गेजेटेड ऑफिसर्स। तो ये आफ्टरनून तक कल्मिनेट होंगी। जो एविडेंस होंगे वो केस का पार्ट बनेंगे एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट को अप्राइज करेंगे। जी, तो क्या जहां जिनके घरों में छापेमारी हो रही है वहां किसी की गिरफ्तारी का भी अमल आएगा? देखिए, जिन लोगों के अगेंस्ट एविडेंस स्पेशली जो उनके टच में ही या वो अक्रॉस इंसाइट कर रहे हैं, उनके रिलेटेड जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। बिसाइड जो अक्यूज पर्सन सो फार नॉमिनेटेड इन 36, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स हमने NIA कोर्ट से लिए हुए हैं और उसका प्रोसेस जो है वी हैव सेंड टू इंटरपोल। तो वो मेन अक्यूज का प्रेजेंस भी अरेंज करेंगे और साथ में जो एसोसिएट्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। आपने बताया कि ये तमाम 36 जो लोग हैं, ये लोग पाकिस्तान से रह के वहां से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं या फिर यहाँ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या उनके घर वालों पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा इस कार्रवाई का? ऑफ कोर्स उनके डेफिनेटली पड़ेगा। उनके जो ट्रांजैक्शंस या एसेट्स जो हैं उन लोगों के हम देख रहे हैं कि कहीं इन्होंने सेल ऑफ तो नहीं किए हैं, सो दैट कहीं किसी तंजीम को दिए होंगे वो, और उसमें जो घर के लोग मुलव्वस होंगे उन प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करने, उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन होगा। और कुछ आप बताना चाहें SP साहब? ये जो स्पेशली बाय यूज ऑफ सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्विसेज का यहाँ एक माहौल बनाया जाता है, स्पेशली जो इको सिस्टम क्रिएट किया जाता है, यूथ को मोटिवेट किया जाता है, उसी के चलते वी आर इंश्योरिंग कि कोई भी इंडिविजुअल इस एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो, और अगर होगा तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। इट्स ए वार्निंग एंड आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंश्योर करें कि यहाँ माहौल ठीक रहे। जी, खलील पोसवाल SSP किश्तवाड़, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKLH से बातचीत करने के लिए। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि किसी भी तरह से अगर किसी की भी मुलव्विस होने की कोई पहचान, कोई शनाख्त, कोई निशान मिलता है, कोई सबूत मिलता है, तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और खासतौर से वो यूथ्स के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो नौजवान है, जो यूथ है, उसे चाहिए कि वो ऐसे किसी भी एक्टिविटी में किसी भी तरह का अपना रोल अदा न करे। और इसमें अमन और शांति के लिए जम्मू कश्मीर के में अमन की बहाली के लिए निहायत ज़रूरी है। ऐसे में सबकी भलाई है। और अगर कोई किसी तरह से मुतासिर होता है, किसी तरह से कोई किसी के कहने पर या किसी के उकसाने पर या किसी के पैसे देने पर, जो उनके कहने का मतलब था, वो कुछ करता है, अमन और शांति को बिगाड़ के लिए कुछ करता है, आतंकी गतिविधि में शामिल होने के लिए कुछ करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये काफ़ी अहम बात है जो यहाँ पर खलील पोसवाल साहब ने कही है, जो SSP किश्तवाड़ थे। और इसी के साथ हम आगे रुख करेंगे एक और अहम खबर का। जैसा हमने पहले बताया कि किश्तवाड़ से बड़ी खबर यह है कि SIU के कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, और उसके बारे में ही अभी SSP पोसवाल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, ये अगली खबर आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कई जगह पर NIA के छापे पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर NIA के छापे पड़ रहे हैं। टेरर फंडिंग केस में NIA का एक्शन लगातार जारी है। आतंकियों के मददगारों पर NIA का शिकंजा कसता जा रहा है।
पुलवामा अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी जारी है। तो ये जो मामला अब है, ये जो खबर अभी आपको हम दे रहे हैं, ये एनआईए की छापेमारी से मुताल्लिक है। और इस खबर के बारे में ये बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी एनआईए के जरिए की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के छापे, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में एनआईए की यह छापेमारी जारी है। और एनआईए का यह एक्शन इसी सिलसिले में है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में है। आतंकियों के मददगारों पर एनआईए का शिकंजा कसा जा रहा है। पुलवामा और अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए की जानिब से आज यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिल्ली पोरा पुलवामा में जो छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है, यही देखा जा रहा है जो टेरर फंडिंग मामला है या फिर मिलिटेंसी से रिलेटेड इंसिडेंट्स है, उस हवाले से जो मुख्तलिफ केसेस जो एनआईए के पास दर्ज है तो उन्हीं की तहकीकात चल रही है। तो आज यहाँ पर दिल्ली पोरा पुलवामा जो कस्बा पुलवामा का काफ़ी बिजी एरिया है, यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई जा गई है। सुबह 6:30 बजे तकरीबन ये छापामार कार्रवाई जो अमल में लाई गई और अभी भी बदस्तूर यहाँ पर दिल्ली पोरा में जारी है। जो लोग जिसके घर पे छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है वो मुकीन हुए हैं, उनसे तहकीकात यहाँ पर चल रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, दिल्ली पोरा पुलवामा। और बिलाल इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ मौजूद है। हम रास्त उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। बिलाल, सुबह से आप इस मामले को कवर कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या अपडेट है और क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, और एनआईए के लोगों ने अगर कुछ बताया हो तो आप हमें बताएं कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, क्या किसी की गिरफ्तारी भी अमल में आई है, क्या अब तफ्तीश हुई है या छानबीन हुई है, किन किन के घरों पर हुई है? बिलाल यहाँ पर जी हाँ, बोले। जी, जो 6:30 बजे आज ये कार्रवाई यहाँ शुरू की गई थी पुलवामा में, दिल्ली पोरा पुलवामा में, तो अभी जस्ट नाउ ये कार्रवाई अंजाम जो इख्तिताम पजीर यहाँ पर हुई है पुलवामा के दिल्ली पोरा में। तो यही देखा गया कि अभी तक जो एक शख्स है जो जिसके घर पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई थी, तो उसे एनआईए की टीम ने जो अपनी तहवील में फिलहाल लिया है और मजीद जो उससे जो पूछताछ है वो अभी एनआईए की टीम कर रही है। अगर ये देखा जाए तो पुलवामा के हेडक्वार्टर पर अभी एनआईए की टीम मौजूद है और जो जिसके घर पर छापा मार कार्रवाई अमल में लाई गई थी शब्बीर अहमद, तो वो उसको एनआईए ने अपने साथ फिलहाल लिया है। और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर है यहाँ पर पुलवामा में, तो वहां पर अभी उसकी पूछताछ चल रही है। तो ये देखने को मिल रहा है कि जो एनआईए की टीम है, जो 2019 के बाद जो मामलात पेश आए हैं या उससे कबल जो मामलात पेश आए, जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट है या टेरर फंडिंग मामलात जो है, तो उनकी तहकीकात, उन मामलात की तहकीकात जो एनआईए अब कर रही है, तो उसी सिलसिले में आज ये भी छापामार कार्रवाई जो है यहाँ पर अमल में लाई गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि एनआईए का जो प्रेस रिलीज होता है, उमूमन देखा जा रहा है कि वो शाम तक वो प्रेस रिलीज मंजराम पर आता है, तो उसके बाद ही ये देखने को मिलता है कि आया क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। लेकिन हमने देखा कि जो जराई से हमें यहाँ पर मालूम हुआ है वो यही हुआ है कि जो जिसके घर पर आज सुबह यहाँ छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई थी दिल्ली पोरा में, उसको फिलहाल एनआईए ने अपनी तहवील में लिया है और उससे यहाँ पर मजीद पूछताछ चल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल इस जानकारी के लिए। तो टेरर फंडिंग मामले में लगातार छापेमारी चल रही है और इसको लेकर जो भी तफसीलात अभी है, जैसा उन्होंने बताया कि इस बारे में भी एनआईए की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है, लेकिन अभी कार्रवाई लगभग अब कुछ जगहों पर मुकम्मल भी हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, कुछ एक और अहम खबर आपको हम दे दें। खबर लगातार सुबह से एनआईए की छापेमारी की चल रही है और साथ ही आपने आपको बताया कि किस तरह से एसआईयू की भी छापेमारी चल रही थी। लेकिन अब एक और अहम खबर है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की चुनौती का जो मामला है, इस मामले में राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को चुनौती देने का जो मामला है, उस पर जो अर्जी दी गई थी, जो याचिकाएं दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे यानी अब से कुछ मिनटों के बाद ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में 370 के मामले पर जो कार्रवाई जो समाअत होनी है वो शुरू होगी। और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या आईनी बेंच कहते हैं, 5 जजों की
आईनी बेंच यानी संविधान पीठ जो है इस मामले की सुनवाई करेगी। दस्तावेज दाखिल करने और रिटेन सबमिशन के बारे में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किया जाएगा। इस दौरान सुनवाई शुरू होने की तारीख भी बताई जाएगी। तो मामले की सुनवाई करने वाले जजों में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मामले की सुनवाई करने वाले जजों में, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया कि 5 जजों के बेंच की जो इसकी सुनवाई करेगी, और जजों में जो शामिल हैं जो बेंच में, उनमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इनके अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, और इसके अलावा संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत शामिल होंगे। तो केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर दिया है इसको लेकर। और हिंसा अलगाववादी नेटवर्क अब जो है वो अतीत की बातें हैं, केंद्र का ये कहना है। केंद्र ने पिछले 5 सालों में की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद की जो हालात हैं उसका बहुत ज्यादा जिक्र किया है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर से एक बार और ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास हम चलेंगे। सुशील, चूंकि मामला काफी अहम है और थोड़ी ताखिर हुई है इसमें, लेकिन इस मामले को लेकर अब समाअत हो रही है और इसमें जाहिर है कि केंद्र अपना हलफनामा भी दायर कर दिया है। तो हम आपसे एक बार फिर से जानना चाहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई को लेकर जो कुछ होगा वो क्या है? आज देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 370 के संवैधानिकता को जो चैलेंज किया गया है उसकी एक रूपरेखा तय की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि इस पूरे मामले पर जो सुनवाई होनी है वो किस तारीख को की जाए। आज तमाम याचिकाकर्ताओं के पक्ष को सुना जाएगा और उनसे उनके रिटन सबमिशन को लिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक तय तारीख देगा ताकि उस दिन इस पूरे मामले की सुनवाई जो है शुरू की जाए। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है और यह बताया गया है कि आर्टिकल 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में कितने सुधार आए। न केवल शिक्षा बल्कि हॉस्पिटैलिटी की बात करें, अगर घाटी में हिंसा की बात करें और घाटी में स्कूलों के बंद होने की बात करें, स्टोन पेल्टिंग की बात करें, तो इन तमाम घटनाओं में बहुत कमी आई है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हैं जिनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर लगी है। सर, एक तरफ आर्टिकल 317 के द्वारा जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया उसको गलत सिद्ध करने के लिए यहां पर लिस्टेड है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है। कल केंद्र सरकार ने एक बड़ा हलफनामा दाखिल किया और यह बताया कि किस तरह 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो 2014-15 में पिटीशन फाइल किया था, उनमें आर्टिकल 370 को भी चैलेंज किया था, आर्टिकल 35A को भी चैलेंज किया था। हमने ये कहा था 370 टेम्परेरी प्रोविजन है, वो खत्म होना चाहिए। 35A तो कभी पार्लियामेंट में आया नहीं, 35A तो कभी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, इसके बावजूद वो लागू हो गया, वो भी खत्म होना चाहिए। और एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान लागू होना चाहिए। सरकार ने जो फैसला ले लिया उसके बाद भी हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रखा हुआ था क्योंकि इसी बीच सरकार के फैसले को लोगों ने चैलेंज कर दिया। तो आज जो 370 के विरोधी हैं और 370 के समर्थक, दोनों पे याचिकाओं पे एक साथ सुनवाई होगी। 35A के विरोधी, 35A के समर्थक एक साथ सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है कि जब से एक देश एक विधान लागू हुआ, एक देश एक संविधान लागू हुआ है, तब से कश्मीर में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, मार्केट खुल रही है, वहां का बिजनेस व्यापार बढ़ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है, अलगाववाद की घटनाओं में बहुत कमी आई है, आए दिन जो वहां पे पत्थरबाजी हो रही है उसमें बहुत कमी आ गई है। तो मुझे लगता है अब ये चूंकि पूरा कश्मीर एक नॉर्मल हो चुका है, भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, वो पहले भी था लेकिन इस आर्टिकल 370 के कारण थोड़ा उसको अलग माना जाता था। अब जब एक देश एक विधान हो चुका है, ऐसे में ये जो लोग कश्मीर के आए हुए हैं, मुझे नहीं पता ये किससे प्रेरित हैं, ये कहीं विदेशी शक्तियों से प्रेरित हैं या खुद की अपनी इच्छा से आए हुए हैं, किसको खुश करना चाहते हैं, ये अलगाववादियों को खुश करना चाहते हैं, आतंकवादियों को खुश करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा ये कहना आज हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे, इनकी याचिकाओं को खारिज किया जाए। इनकी याचिकाएं बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो 370 को खत्म कर दे, पार्लियामेंट के पास पावर है 35A जो कभी आया नहीं था पार्लियामेंट में उसको रिपील कर ले, पार्लियामेंट के पास पावर है कि लैंग्वेज के आधार पे नया स्टेट यूनियन टेरिटरी बना दे। लद्दाख की भाषा बिल्कुल अलग है, लद्दाख का कल्चर बिल्कुल अलग है, तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग डिवाइड करके एक अलग से यूटी बनाना बिल्कुल लीगल है। और भारत में जितने भी राज्य बने हैं वो लैंग्वेज के आधार पे बने हैं, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, बंगाल, जितने भी राज्य बने हैं वो भाषाई आधार पे ही बने हैं। ठीक है।
तो देखिए, साफ तौर से अश्विनी उपाध्याय जी जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता है, उनकी तरफ से फिलहाल केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि 370 की संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई है, उस याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में जो अभी फिलहाल हमसे थोड़ी देर पहले हसनैन मसूदी साहब हैं, जो एनसी के सांसद हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के हालात को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उसमें बदले हुए हालात की जानकारी दी गई है, आंकड़े की जानकारी दी गई है। लेकिन संवैधानिक पहलू पर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है, जिसकी दलीलें फिलहाल उनकी तरफ से दी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में बताया जाएगा कि किस तरह बिना संविधान के पहलू को अपने आरोप में रखते हुए, यानी कि अपने आधार पर सोचते हुए केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में जो फैसला लिया है, वो संविधान के मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। लिहाजा देश की सबसे बड़ी अदालत, जहां पर संविधान की रक्षा होती है, इस पूरे मामले में वो अपनी दलीलें रखेंगे। अब देखना बेहद अहम होगा जब 10:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो क्या होगा दलीलों का दौर। लेकिन इस बीच जिस तरह हसनैन हुसैनी ने साफ तौर से यह कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले पर उनकी दलीलें तैयार हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में कन्विंस करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया फैसला गलत है, तो अब देखना यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार और तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जाएगा। लेकिन एक रूपरेखा जरूर तय हो जाएगी कि आर्टिकल 370 को लेकर जो सुनवाई की जाएगी वो कब सुनवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और जैसा अभी सुशील बता रहे थे कि हसनैन, दरअसल इस मामले में दो पक्ष है, जैसा अभी बातचीत से जाहिर हो गया है। अभी आपने सुना अश्विनी उपाध्याय को भी कि अश्विनी उपाध्याय और उनके साथ उनकी जो अर्जी है उसके मुताबिक ये है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाना चाहिए। ये एक पहले से अर्जी थी। उसके बाद जो कुछ 2019 में हुआ वो हमारे सामने है कि मरकज ने जो है एब्रोगेशन ऑफ 370 उसको अमल में लाया। उसके बाद जब वो एब्रोगेशन ऑफ 370 हो गया, उसके बाद 23 अर्जियां इसके खिलाफ आई हैं, वो ये कहते हुए कि 370 जिस तरह से हटाया गया है उसमें तमाम आईनी पहलुओं का लिहाज नहीं रखा गया, यानी कि 370 हटाए जाने के खिलाफ अर्जी आई है। तो आज उन तमाम अर्जियों को इकट्ठा करके उस पर आज जो है आगे की जो हिदायत है कोर्ट की तरफ से वो दी जाएगी। लेकिन हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं और खुद एडवोकेट भी हैं, रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, तो वो इस बारे में उन्होंने जो बयान दिया वो आपको हम सुनाते हैं ताकि तस्वीर आपको और साफ हो जाए। हमारे साथ जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं। सर इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि हालात बदल दिए गए। देखिए बात यह है, यहाँ पर मुद्दा है एक आईन का। यहाँ पर मुद्दा है क्या आईन को रोंदा गया 5 अगस्त 2019 को, यहाँ पर वो मुद्दा है। अगर उनको ये अपनी जगह पर तसल्ली होती कि उनका पक्ष है वो मजबूत है आईन के सब, तो वो फिर सारे आजाद शुमार नहीं देते। क्या आप किसी को उल्लंघन करेंगे, किसी को डिप्राइव करेंगे, उसके हुकूक ले छीनेंगे और फिर कहेंगे देखो हुकूक छीनने से ये ठीक हो गया, ये बड़ा सेहतमंद हो गया। अरे भाई बात ये है क्या आपने आईन का लिहाज किया? क्या आपने आईन को फिर आप यही कहेंगे देखिए जिस स्टेट के साथ भी आपका कोई छोटा मोटा तनाजा हो उस स्टेट को आप विभाजन करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, सेंट्रल रूल आ जाएगा, उसके बाद आंकड़े देंगे, देखो वेस्ट बंगाल, देखो तमिलनाडु, देखो पंजाब, देखो कैसा आप चल। हसनैन साहब ये बड़ी बात कह रहे हैं कि घाटी में काफी बदलाव आई है, स्टोन पेल्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। देखिए कल देखिए बात है, अभी आप ये बात बाद में होगी ना। देखिए अभी आपने देखा कि 15 के करीब सिविलियंस को राजौरी में उनकी बदकिस्मती से वहाँ हत्या की गई। उसके बाद 15 हमारे फौजी चले गए। उसके बाद और भी वाक़ात हो रहे हैं। ये सब वाक़ात आपको देखने चाहिए ना, देखने पड़ेंगे आपको सब मजमूई तौर पर। अगर आप सब ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं? अगर देखिए हसनैन मसूदी साहब हैं, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन हसनैन मसूदी जो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सांसद हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में संवैधानिक पहलू पर बात नहीं कर रही है, वहां के हालात पर बात कर रही है और अपना पक्ष कोर्ट में रखते हुए ये कहेंगे कि संवैधानिक पहलू पर आखिर केंद्र सरकार बहस क्यों नहीं कर रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। 6 states, 1200 सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ।
12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं, अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। बेड़ा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश के नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खदगांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का लेह लद्दाख दौरा। आज लेह पहुंचेंगे दलाई लामा। दलाई लामा का लेह आगमन कल रद्द हुआ था। खराब मौसम की वजह कर आगमन कल हुआ था रद्द। आज दलाई लामा पहुंचेंगे लेह। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का आज लेह लद्दाख का दौरा है। आज लेह पहुंचेंगे दलाई लामा। काफी शिद्दत से उनके दौरे का इंतजार वहां हो रहा है। दलाई लामा का लेह आगमन कल ही होना था, लेकिन कल वो उनका आगमन लेह में रद्द हो गया था और इसकी वजह बनी थी मौसम की तब्दीली। खराब मौसम के कारण आगमन कल रद्द हो गया था, लेकिन आज उनके पहुंचने की खबर है और उनकी वहां काफी शिद्दत से उनका इंतजार हो रहा है। लोग कई तरह से उनके इंतजार में तरह तरह के उन्होंने वहां पर गेट्स बनाए हैं, वेलकम गेट्स बनाए हैं और गीत संगीत है। कई तरह से वहां पर जो है इनके अब इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उनके इस्तकबाल की तैयारियों की तस्वीर है। वहां पर एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई जश्न का माहौल हो, कोई त्यौहार जैसा माहौल हो। और बेशक जो दलाई लामा के जो अनुशंसक है, जो उनके फॉलोअर्स हैं आप कह लें, और उनमें काफ़ी उनकी इज्जत है और इस वजह से दलाई लामा जब जाते हैं उनसे उनके जब मिलने का ऐसा मौका आता है तो वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर उनका इस्तकबाल करते हैं। ये जो तैयारियां वहां आप देख रहे हैं, ये वहां पर रंग बिरंगी जिस तरह से वहां पर ये तारें लगाई गई हैं और जो वेलकम गेट्स बनाए गए हैं, ये सब कुछ दलाई लामा के वहां पहुंचने के इंतजार में हो रहा है। और दलाई लामा को दरअसल कल ही पहुंचना था, लेह लद्दाख का उनका दौरा कल ही था, लेकिन कल खराब मौसम की वजह कर उनका दौरा जो है वो पूरा नहीं हो पाया था। कल वो नहीं पहुंच पाए थे और उनकी फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई थी। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज दलाई लामा वहां पहुंच सकते हैं। तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा और वो आज लेह लद्दाख पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर, उनके आगमन को लेकर लेह लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश है और काफ़ी अलग अलग ग्रुपों में, समूहों में लोग इकट्ठा होकर उनके आगमन के लिए, उनके वेलकम के लिए यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। वेलकम सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं और पारंपरिक कई तरह से उसमें जो नृत्य है वो उसमें शामिल है। हमारी कोशिश है कि हम जल्द अपने नुमाइंदे से जुड़ें और उनसे ये जानें कि दरअसल वहाँ पर जो उनका दौरा है वो कितना अहम है। इस दौरे में क्या कुछ तरह के कार्यक्रम होंगे, किन किन से मिलेंगे दलाई लामा। चूँकि हाल ही में दलाई लामा का एक बयान जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हुए ये बयान दिया था कि हम चीन से बात करना चाहते हैं और चीन भी हमसे बात करना चाहता है। तो वो जो बयान था वो काफ़ी अहम था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चीन से कोई आज़ादी नहीं चाहते, यानी हम चीन से अलग होना नहीं चाहते, बल्कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चीन हमारी यानी तिब्बतियों की समस्याओं को सुने और उनके समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में सोचे। तो दलाई लामा का ये कहना था कि दलाई लामा उन्होंने कहा था, तो वो बयान काफ़ी चर्चा हुआ था। उसके बाद अब ये जो है उनका दौरा हो रहा है लेह लद्दाख का, तो ऐसा समझा जा रहा है कि आज वो लेह लद्दाख पहुँचेंगे। कितनी देर में पहुँचेंगे, क्या है वहाँ दौरे की पूरी तफसील, इस बारे में अभी हमें जानकारी और ज़्यादा हमें इंतज़ार है, अभी हमें मिल नहीं पाई है, लेकिन ऐसी आशा है कि वो कुछ देर में पहुँचने वाले हैं।
और अब खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने वाले हैं। वो कुल्लू, मनाली, भुंतर, मणिकर्ण, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में बाढ़ से हुए भारी नुकसान का जायजा लेंगे। उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बारिश और जबरदस्त बारिश से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की तबाही आई है, जिस तरह की बर्बादी वहां बारिश से हुई है, इसने कई चिंताएं जो है उसकी बढ़ा दी हैं। और साथ ही साथ न सिर्फ ये की तबाही बल्कि कई लोगों की जानें भी गई हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक 70 से ज्यादा लोगों की हिमाचल प्रदेश में बारिश के वजह से होने वाली जो मुसीबतें हैं, जो उसको लेकर होने वाले जो नुकसानात हैं और जो तबाही है, उसके नतीजे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने वाले हैं। वो कुल्लू, मनाली, भुंतर, मणिकर्ण, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। उनके साथ इस एरियल सर्वे के दौरान उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश सहित जिला कुल्लू और मनाली में जो है अब बारिश का दौर यहाँ पर थम चुका है। 2 दिनों के बाद जो है अब यहाँ पर जो बारिश का दौर थम चुका है, जिसके बाद जो घाटी के लोगों ने जो यहाँ पे रात की सांस ली है। अब देखिए ये तस्वीरें, इसमें कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं जब बारिश का दौर यहाँ पर थम चुका और उसके बाद देखिए कितनी मनमोहक तस्वीरें। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो काफी खतरनाक और काफी भयानक वो तस्वीरें थी जब जो है बारिश यहाँ पर हो रही थी। नदी नालों जो है यहाँ पर जो है जो रुद्र रूप जो धारण कर लिया था। जिस तरह की अभी की बात करें तो मौसम बेशक यहाँ पर जब बारिश का दौर थम चुका और मौसम सुहावना होना जो आरंभ हो चुका, लेकिन अभी भी नदी नालों का जलस्तर जो काफी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन ने अभी लोगों से जो है नदी नालों से दूर रहने की यहाँ पर जो फिलहाल अपील की। लेकिन जिस तरह के मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के द्वारा आगामी 1 से 2 दिन तक जो घाटी में मौसम खराब रहने का अभी जो यहाँ पे अनुमान जताया गया और उसके बाद जो है कुछ दिनों तक जो मौसम घाटी में जो यहाँ पर साफ बन रहता है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी जो जिस तरह जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में उस नुकसान का आंकलन करने के लिए जो प्रशासन यहाँ पर जो है जुटा हुआ है और जो है पल पल की अपडेट यहाँ पर ली जा रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं मनाली की, तो मनाली में जो है काफी ज्यादा नुकसान जिससे हुआ, जिसके कारण जो नेशनल हाईवे 3 जो है वो पूरी तरह से जो है बाधित हो चुका और अब जैसे बारिश का दौर थम चुका तो अब जो है उस मार्ग को भी जो है दुरुस्त करने का जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल कितना नुकसान अब तक हो चुका है और कहां कहां क्या तबाही आई है। आपको बताते हैं कि बारिश से कितनी बर्बादी हुई है। 26 जून, जी हां 26 जून से 11 जुलाई तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 92 लोग घायल हुए हैं और इसी दौरान 8 लोगों का अभी तक कोई पता भी नहीं चल पाया है। 825 सड़कें, 4597 विद्युत लाइनें, 795 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं। 785.15 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान, यानी कि 785 करोड़ और 15 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। 2 दिनों में 18 लोगों की मौत है। लास्ट के आखिरी 2 दिनों में 18 लोगों की मौत हुई है। एक होटल समेत 11 घर जमींदोज हो चुके हैं। 20 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। 120 पशुओं की हानि दर्ज की गई है, यानी 120 पशु या तो मारे गए हैं या लापता हैं। भूस्खलन की 20, बाढ़ की 17 घटनाएं, आग लगने की 2 और जल भराव की 20 घटनाएं सामने आई है। मंडी में और मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 नंबर की जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो बाधित है। लाहौल स्पीति में राष्ट्रीय राजमार्ग 505 बाधित है। कुल्लू से मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 बाधित है। औट से जलोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 305 ये भी बाधित है। यानी इसमें बाधाएं हैं जगह जगह पर और इसलिए इसमें फ्री फ्लो यातायात का नहीं हो पा रहा है। सिरमौर में शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बाधित है। तांदी से कादूनाला राजमार्ग बाधित है। 24 जून से 9 जुलाई तक 29 जगह भूस्खलन, 1 जगह बादल फटने और 24 जगह जो है वो इस तरह से बाढ़ आने की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर है जो ये बता रही है कि बारिश ने वहां काफी तबाही मचाई है। इसके अलावा और क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, और इस बारे में हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता राजेंद्र से। राजेंद्र, आज की स्थितियों के बारे में क्या कहेंगे और सीएम सुक्खू भी आज एरियल सर्वे करने वाले हैं, क्या आपके पास और अपडेट है? बिल्कुल वैशाल, आज को जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उस शिमला, सोलन, सिरमौर
किन्नौर, इन तमाम क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट नहीं है। बारिश होगी, काफ़ी तेज बारिश है, लेकिन पिछले दिनों की तरह बारिश नहीं है। और खासकर जो बहुत इफेक्टेड एरियाज थे, कुल्लू, मनाली, मंडी, चंबा, इन एरियाज में आज कम बारिश की अनुमान है। अभी जो अगले 3 घंटे तक का जो अलर्ट है, तो ऐसे में राहत की बात है। अगले 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन और रिस्टोरेशन का प्रोसेस जो है तो वो काफ़ी फास्ट हो सकता है प्रशासन की तरफ से इन सभी जो अधिक प्रभावित ज़िले हैं उनमें। लेकिन शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर, इन एरिया में अभी भी आज भी लोगों को बारिश झेलनी पड़ सकती है। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन अभी तक रेड अलर्ट नहीं है, ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन आज सुबह ही रात को करीब 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास सोलन जिला में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। बादल फटने की घटना इसको कहा जा रहा है, क्योंकि अचानक वहां पर पानी आया। उस वक्त बारिश थमी हुई थी और अचानक पानी आने से 2-3 घर बह गए हैं उस पानी के अंदर, और 2-3 घरों को खतरा बना हुआ है। अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी वहां पर थे, उनको भी खतरा बना हुआ है। कुछ एक घर बह गए, लेकिन ये अच्छी बात रही कि उन घरों में कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स थे ये, या तो ऑफिस थे, या तो शॉपिंग मॉल थे, या अब इस प्रकार की बिल्डिंग थी। लेकिन अचानक से अब इस प्रकार की ये जो पहली घटना अब हिमाचल प्रदेश में सामने आई है, और अब खतरा इस प्रकार की घटनाओं का होगा, क्योंकि कल से मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन है कि कल, परसों, अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में। अगर तेज धूप हिमाचल में खिलती है तो फिर जो जमीन दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करती है, और फिर ऐसे में लैंडस्लाइड, जहां जमीन ढीली हुई होती है, पानी क्योंकि काफ़ी ज़मीन के अंदर चला गया, तो ऐसे में वहां पर फिर अचानक से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती है। अब ये खतरा प्रशासन के सामने रहेगा, लोगों के सामने रहेगा, और रिस्टोरेशन का काम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मुख्यमंत्री आज एरियल सर्वे करेंगे मंडी का, कुल्लू, मनाली का, तमाम प्रभावित क्षेत्रों का। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मनाली से चला हुआ, क्योंकि मनाली हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से कट गया है। खासकर जो रोड कनेक्टिविटी है, जो मुख्य सड़कें हैं, वो अवरुद्ध है। मनाली को जाने वाली, कुल्लू से मनाली और मंडी से कुल्लू, ये सड़कें भी अधिक कई स्थानों पर प्रभावित हैं। तो ऐसे में रिस्टोरेशन काम को प्रशासन कितने जल्दी कर पाता है, ये अब बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं। कुल्लू मनाली में लोग फंसे हुए हैं। तो राजेंद्र, आपने कुल मिलाकर ये जो बातें बताई हैं कि आज बारिश में कमी है, और अब जो दौर है वो प्रशासन का है कि वो किस तरह से इसका आकलन करे अब सबसे पहले, और उसके बाद जो मदद हो सकती है वो लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू, मनाली और आसपास बारिश का दौर थम गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ले ली है। बीते 24 घंटे से मोबाइल नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति बाधित है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है। मनाली में ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। सीएम सुक्खू आज प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। और वही लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 300 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई है, और सुबह 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहली टीम मशीनरी के साथ लोसर से चंद्रताल के लिए रवाना हुई है, वहीं दूसरी टीम काजा से एडीसी राहुल जैन की अगुवाई में रवाना हुई। 40 लोगों के रेस्क्यू दल पंगमो और लोसर गांव के युवा भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि पहले कुंजम टॉप से 4 किलोमीटर पीछे से चंद्रताल की ओर रोड खोला जाएगा, और फिर 30 किलोमीटर से ज्यादा मार्ग की बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। तो ये एक अहम खबर है, और इसके अलावा सबसे अहम जो आज है हिमाचल प्रदेश के मद्देनजर, वो है सीएम सुक्खू का एरियल सर्वे। आज सीएम सुक्खू जो है एरियल सर्वे करने वाले हैं, ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और किस तरह की तबाही और कहां तबाही ज़्यादा हुई है उसका एक जायज़ा ले सकें, वो आकलन हो सके, अपनी आंखों से देख सकें किस तरह से वहाँ पर हालात बदले हैं। तो इस पर भी काफ़ी नज़र रहेगी। हिमाचल में बारिश और बाढ़ पर अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 हिमाचल ने सीएम सुक्खू से बात की थी, ये आपको सुनाते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीएम साहब, बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 पर आपका। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये तबाही मची है, 1995 के फ्लड्स की याद आ गई, किस तरीके से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है सर? हमारा कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था, और अब हमारा जो है रिस्टोरेशन जो है लोगों का वो स्टार्ट होगा।
तो मैं खुद अभी मंडी, कुल्लू सब जगह जा रहा हूँ और जो लोग हमारे फंसे हैं उनको निकालने का अब हमारी सरकार का दायित्व है, जिसको हम बार फुटिंग पर करने जा रहे हैं। उसके बाद कुल्लू और सारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे बिजली की लाइनें, बिजली बंद पड़ी है, पानी पेयजल योजनाएं जो है, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, सारी डिस्ट्रॉय हो गई है, उनको रिस्टोर करने का काम है। चैलेंज बहुत बड़ा है, पर भगवान का ये शुक्र है कि जो जाने गई है वो बहुत कम गई है। जिस प्रकार की आपदा ये 50 साल में पहली बार देखी गई है, ये 95 की बाढ़ से भी ज्यादा तेज बारिश इस बार आई है, जिसने तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। ये ऐसी बारिश थी जो पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी समान जिलों में एक समान थी। ऊना में पुल बह गया जो पंजाब के साथ लगता एरिया था, आपका बद्दी में पुल बह गए जो चंडीगढ़ के साथ लगते एरिया थे। सब जगह तबाही की खबरें हैं, सभी रास्ते अवरुद्ध है। हमारी कोशिश है, आज मौसम साफ है, कि अगले 6 घंटे में हम आवाजाही और परिवहन को ठीक करें। लिंक रोडों के और पीने के पानी की समस्या भी कुछ दिन बनी रहेगी। अब सबसे पहले कुल्लू शहर, जो कुल्लू जिला है वो अंधेरे में डूबा है, उसको कुल्लू को जिले में बिजली की रिस्टोरेशन हमारा अभी प्राथमिक कर्तव्य है। उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सीएम साहब, चैलेंज तो बहुत बड़ा है। जिस तरीके से ये आपदा आई है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो अछूता हो इस बाढ़ से। आपकी बातचीत भी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद आपसे बातचीत की है, इसके अलावा गृह मंत्री ने भी आपसे बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है, आप बता सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, सबने ये आश्वासन दिया है कि इस आपदा के समय हम आपके साथ है, और जो भी अभी तो जो इंसानी जिंदगी थी उनको बचाने का दायित्व था, वो जो बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बचाने का दायित्व था, वो बचाने का दायित्व हमारा पूरा हो गया। अब जो लोग रुके हुए हैं, जो पर्यटक रुके हुए हैं, उनको निकालने का कार्य आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और अब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इकट्ठे बैठकर खाया। इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएम कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और एमएस नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने सीबीसी मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 आज जम्मू के यात्री निवास से जत्था रवाना, कश्मीर के लिए जत्था रवाना। जी हां, जम्मू से 3 दिनों से निलंबित थी यात्रा। खराब मौसम के चलते यात्रा थी निलंबित, लेकिन आज जम्मू से यात्रा रवाना हुई है। ये आज इस वक्त की एक अपडेट है। आज जम्मू के यात्री निवास से जो यात्रियों का जत्था है वो रवाना हुआ है। कश्मीर के लिए ये यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। जम्मू से 3 दिनों से निलंबित थी ये यात्रा और खराब मौसम के चलते यात्रा निलंबित थी, लेकिन आज 3 दिनों के बाद जो तमाम यात्री वहां मौजूद थे जम्मू में, उन्हें रोका गया था। उन्हें आज मौका मिला है कि वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाएंगे और फिर अपनी यात्रा जो है वो पूरी करेंगे। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू के यात्री निवास से जत्था रवाना हुआ है। राजन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, क्या इस वक्त की स्थिति है, कितना इंतजार करना पड़ा यात्रियों को जम्मू में, और अब क्या आज जो जत्था निकला है ऐसी आशा है कि वो अपनी यात्रा बिना किसी बाधा के पूरा कर लेगा?
जी विशाल, एक खुशखबरी है। हालांकि 3 दिन से यात्रा स्थगित थी क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद था, लेकिन वापस जो रौनक है वो श्रद्धालुओं के चेहरे पे लौट आई है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से काफी लंबा जो है इंतजार था और कई यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो काफी दिनों से यहाँ पे फंसे हुए थे, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इनके मनोबल पे कोई भी उसका असर जो है वो दिखाई देने में नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि कितने खुश ये श्रद्धालु आज यहाँ से जो 7, 8 और 9 तारीख को श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, उनको आज यात्री निवास भवन जम्मू से निकाला जाएगा। अभी यात्री बसों में बैठ चुके हैं और ये गाड़ियां अभी आहिस्ता आहिस्ता निकाली जाएंगी यहाँ से। और ये जो प्रशासन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो सभी रूट के जो पहलगाम रूट के जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनको भी जल्द निकाला जाएगा और गाड़ियों की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हालांकि मैं आपको एक इनपुट दे दूं कि जो साधु हैं आज अभी उनको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उनको कल सुबह निकाला जाएगा, क्योंकि अभी जितनी गाड़ियां हो पा रही हैं एसआरटीसी की और प्राइवेट गाड़ियां, वो प्रशासन करके इन श्रद्धालुओं को यहाँ से रवाना करेगा। आप देखें, ये पंक्तिबद्ध तरीके से गाड़ियां लग चुकी हैं और आज अभी इतने लंबे समय के बाद अब आप जाने वाले हैं। कितनी खुशी है? बहुत सारी खुशी है, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। हमको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत खुश हो गए हम, बहुत खुशी है हमको बिल में। जा रहे हैं, लेकिन अब आपका मनोबल टूटा नहीं थे दिनों में? टूटा हुआ था, हमको बहुत खुशी हो रही है सर हमारे को। यहाँ पे श्रद्धालु झूमते गाते हुए विशाल आपको दिखाई देंगे। ये श्रद्धालु आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनका कहना है कि लंबे वेट के बाद, हालांकि इनको काफी दिनों से हम इनको रिपोर्ट करते आए हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि इसका कोई इम्पैक्ट इनके मनोबल पे आया है, इनके मनोबल पे इसका। और आज फाइनली जब प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, अनाउंसमेंट की गई यहाँ पे यात्री निवास भवन पे कि जो 7, 8, 9 तारीख को शेड्यूल थे यात्री, वो अब अपना सामान लेकर पार्किंग एरिया में पहुंच सकते हैं, तो इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब वो इतने बहुत ज्यादा खुश हो गए उसके बाद और अपना सामान लेकर ये पार्किंग एरिया में पहुंचे हैं और गाड़ियों में बैठ चुके हैं। देखिए, झूमते गाते हुए, और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये दृश्य जो है ये आपको बताता है कि किस तरह से ये एक अपने मन में तमन्ना लेकर आए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दफा यात्रा किए बिना वापस नहीं जाना है। तो इनसे ही पूछेंगे, क्या करेंगे आप? जैसे आपने काफी दिन वेट भी करना पड़ा, लेकिन मनोबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, अमरनाथ जा रहे हैं। आज हमारी बस यहाँ से रवानगी हो जाएगी और हम शाम तक पहलगांव पहुँचेंगे। काफी दिन वेट करने के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छा लगा। चल, यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी मिली और बहुत मजा आ गया। और हम लोग आज जो अभी जब अनाउंसमेंट किया गया, क्या अनाउंसमेंट किया गया इनकी तरफ से और क्या आपको दिशा निर्देश दिया? उनकी तरफ से अनाउंस किया गया 7, 8 और 9 जो तारीख को मेडिकल वगैरह होकर के उनकी डेट थी, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए उनको तैयार किया जा रहा है कि जैसे खा पी करके नीचे 2 बजे करीब गाड़ियों को निकलने का वो है। तो आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे अनाउंसमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, होनी शुरू हो गई थी और अब ये यात्रियों का जत्था अब दोपहर से पहले यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अभी ये अपनी अपनी बसों में बैठने की शुरुआत हो चुकी है यात्रियों की, और हमारी प्रशासन से भी जो बात हुई है उनका भी कहना है कि अब सब यात्रियों को निकालना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाएगा और गाड़ियों की और बाकी व्यवस्थाएं भी उनके लिए की जाएंगी। यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं कि जो 3 दिन से यात्रा बंद थी, आज चौथे दिन, हालांकि सुबह यात्रा नहीं निकली, सुबह तक जो है प्रशासन ने वेट किया और जब ये क्लियरेंस मिला और ये पता लगा कि अब रास्ता जो है वो खुल चुका है, उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट शुरुआत की गई यात्री निवास भवन में कि यात्रियों को कहा गया कि आप अपना सामान ले लें, आप खाने पीने की जो चीजें हैं अपना जो नाश्ता वगैरह कर लें, उसके बाद आप आ जाएं अपना सामान लेकर पार्किंग एरिया में। और यहाँ से बैच निकलने वाला है 7, 8, 9 तारीख को जो बालटाल रूट से जाने वाले यात्री हैं उनको आज यहाँ से निकाल दिया जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो अब यात्रियों की जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। जी विशाल जी, एक सवाल यहाँ पर राजन सिर्फ ये करना चाहूंगा कि अब जितने लोग आज निकल चुके हैं वहां से जो जत्था, इसके अलावा उस जम्मू यात्री निवास पे और अभी और यात्री वहां मौजूद हैं क्या जिन्हें आगे जाना है, या फिर अब जो नए लोग आएंगे वो वहां आगे बढ़ेंगे?
जी देखिए विशाल, जो नए लोग आएंगे अब उनके लिए भी अच्छी खबर ये है कि जैसे कि अब 7, 8, 9 तारीख को जाने वाले श्रद्धालुओं को आज यहाँ से निकाला जाएगा। यानी कि कल जो है 10, 11, 12 तारीख को जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी यहाँ से निकाला जा सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने कहा है कि गाड़ियों की व्यवस्था हम करेंगे। क्या कहेंगे, अब आप जाने वाले हैं, आज कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुश है। हम लोग 3-4 दिन से वेट कर रहे थे और आज नंबर लग गया तो वी आर वेरी हैप्पी। बहुत ज्यादा हम बहुत हैप्पी हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, सभी मेंबर वेरी हैप्पी। बोले ने हम पे बहुत कृपा की। हम कल जाने वाले थे, वापस जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इतनी कृपा कर दी कि मतलब बयान करना मुश्किल है। हमारी तो एसी की टिकट भी थी, वो हमने कैंसिल करा दी। हमने दर्शन चाहे 15 दिन में हो, 1 महीने में करके ही जाएंगे। 2 बार एसी की टिकट कराई, दोनों बार कैंसिल करानी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कई अपनी टिकट कैंसिल करवाने वाले थे कल, लेकिन इनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा हुई है इन पे, और आज जो इनको एक खुशनुमा जो खबर दी गई है कि आप यहां से आगे इनको। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। 5 जजों की संविधान पीठ ने क्या कहा है? संविधान पीठ ने कहा है कि 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे, यानी कि जो तारीख मिलने की बात थी वो 2 अगस्त की तारीख मिली है। तो 370 हटाए जाने के मामले पर चुनौती देने वाली जो याचिकाएं थी उसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख बता दी है। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि इस पर समाअत जो है वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत आगे शुरू होगी। मामला है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का। तो जिस तरह से इस मामले को चैलेंज किया गया था और 23 अर्जियां कुल इसके खिलाफ यानी एब्रोगेशन ऑफ 370 के खिलाफ आई थी, उस पर आज 5 जजों की बेंच, जिसमें खुद CJI चंद्रचूड़ भी शामिल है, DR चंद्रचूड़ शामिल है, वो भी मौजूद थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले पर बाज़ाब्ता जो सुनवाई है वो 2 अगस्त को होगी या 2 अगस्त से शुरू होगी। और इस बीच जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था उसको लेकर के हिदायत दी गई है। मरकज की तरफ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हलफनामा दायर किया जा चुका है। तो 5 जजों की संविधान पीठ ने ये कहा है कि इस मामले पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो उसको सुनेगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मामला है और ये जो आईनी बेंच है जिसमें CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल है। तो इस मामले की जो अब समाअत होनी है वो 2 अगस्त से समाअत होगी। इस वक्त की ये एक अहम खबर है, आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होता, हालांकि जो मरकज ने इसमें जो अपनी हलफनामा दायर किया उसमें मरकज ने ये तमाम बातें हाईलाइट की हैं, बताया है, गिनाया है कि किस तरह से 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात में यकसर तब्दीली आई है और किस तरह वहाँ जो डेवलपमेंट के जो अलग अलग ग्राफ्स हैं उसमें तेज़ी आई है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद के हालात के तौर पर गवर्नमेंट ने एक पहलू वहाँ सामने रखा अपने हलफनामे में। लेकिन जो लोग इस आर्जी को जिन्होंने दिया है ये बताते हुए कि 370 को मनसूख करने के दौरान जो आईनी पहलू हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया और उसे चैलेंज किया गया है कि ये मतलब गैर आईनी तरीके से हटाया गया है, जैसा कि उनका पक्ष है जिस बारे में उन्होंने अपनी अर्जियां दी हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मामला ये नहीं है कि 370 हटाए जाने के बाद क्या कुछ हुआ, मामला ये है कि 370 हटाए जाने की प्रक्रिया में किस हद तक आईन के जो प्रोविजन है उसको मलहूज़े नजर रखा गया या नहीं रखा गया, ये है। तो आज जो तारीख आई है सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने जो कहा है कि 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई होगी। तो ये इस वक्त एक अहम खबर है, लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज इस बारे में जैसे कि तवक्कुआ थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ तारीख बताएगा या आगे इसके बारे में डिटेल सामने आएगी। तो उसकी खबर यही है कि 2 अगस्त से इस बारे में 2 अगस्त से सुनवाई होगी और ये 5 जजों की आईनी बेंच है जिसने इस बारे में सुनवाई करते हुए कहा है। और इससे पहले जो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था, जो दस्तावेज को सबमिट करना था, उसका काम था तमाम पक्षों की तरफ से, उसके बारे में चीज़ें भी बता दी गई हैं।
तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मामला है। 5 जजों के संविधान पीठ ने यह कहा है कि 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में किस तरह की तब्दीली आई है, कितना कुछ बदलाव हुआ है, उसका ब्यौरा दिया है अपने हलफनामे में। और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है। खुर्रम मौजूद हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। खुर्रम, क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? एक तो तारीख दे दी गई है, इसके अलावा और क्या है बताने के लिए? खुर्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी लगता है उससे कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया है। खुर्रम हमारे नुमाइंदे दिल्ली में मौजूद है। तो इस तरह से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि जो अगली जो तारीख है वो 2 अगस्त की है, यानी कि जुलाई का ये महीना चल रहा है और मान के चलें कि और जो है 20-21 दिन के बाद इस पर सुनवाई होगी 2 अगस्त से। हालांकि इस पर सुनवाई हो और जल्द हो, इसको लेकर के भी बहुत पहले जम्मू कश्मीर के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कई बार इसको लेकर अब ये आवाज़ें उठाई थी कि इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई में आखिर क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही सुनवाई। लेकिन वो अब वक्त आ गया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए कहा था तो वो बरकस ने इस बारे में हलफनामा भी दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में किस तरह की तब्दीली आई है, कितना बदलाव आया है, कैसे वहां के हालात जो है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बारे उसका ब्यौरा दिया है। और सभी पक्ष अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं, ये CJI ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि 25 जुलाई तक जो भी इस मामले के पक्षकार हैं उन्हें अपना अपना जवाब दाखिल करना है। उसके लिए 25 जुलाई तक का वक्त दे दिया गया है और इस पे जो अब शुरुआत जो होगी सुनवाई की, जिसमें बहस भी होगी, दलीलें भी दी जाएंगी, वो जो मरहला है वो शुरू होगा 2 अगस्त से। तो खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में एब्रोगेशन ऑफ 370 के मामले को लेकर जो इसे चैलेंज किया गया था, इस बारे में? विशाल, देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं और खासतौर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हसन मसूदी हैं या फिर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह हैं, तमाम लोग आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुनवाई के बीच वो मौजूद रहे हैं। अगर देखें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एक शेड्यूल तय कर दिया है कि किस तरीके से सुनवाई करनी है। 2 अगस्त से बाकायदा सुनवाई होगी और उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि वहां पर 370 से किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह की चीजें हुई हैं। पहले पत्थरबाजी होती थी, G20 हुआ है, अभी किस तरह के हालात हैं, किस तरह की अमन शांति है, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई गई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है, जो केंद्र सरकार ने कल हलफनामा दाखिल किया, जाहिर सी बात है उसका जवाब भी सभी लोगों को दाखिल करना है। उसको लेकर के 25 जुलाई तक का समय दिया गया है और एक तरीके से अब आगे जो सुनवाई होगी वो बाकायदा सुनवाई होगी। 5 जजों की बेंच, जो संवैधानिक बेंच होगी, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन तमाम लोगों की नजरें हैं, अगर बात करें जिस तरह की बातचीत होती रही, जो यहां पर जम्मू कश्मीर के नेता हैं जिन्होंने हमसे बात की, उनकी तमाम की नजरें थी और उनका मानना था कि जिस तरीके से एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है वो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने, क्योंकि जो संवैधानिक अधिकार है, जो तमाम चीजें होती हैं, बिल्कुल उसी फ्रेमवर्क में रह करके 370 को हटाया। तो बहरहाल ये दलीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह परखना है कि आखिर इस मामले में संवैधानिक तौर पर क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। जिस तरह की चुनौती दी गई है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि पूरी 23 जो याचिकाएं हैं वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस मामले को लेकर के। You cannot do it. उसमें Constituent Assembly of Jammu and Kashmir can take that decision. Even to amend that, you will have to refer to the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, which has ceased to exist from 1957. As simple as that. So what is your case against that? Center filed an affidavit. They are talking about G20. They are talking about jobs. The case is the constitutional proprietaries that were torn to bits on 5th August 2019. That is the case. G20 is not the case. So they've also said that ever since the decision came in, there has been less stone pelting, there has been less violence, there has been less insurgents. How do you see that? You see, sir, the people who are at this time ruling there, they are ruling without the mandate of the people. All those questions are no consequence before the Honorable Court today. The matter is what you have done on 5th August 2019. That was unconstitutional and you are subject to
liable to prosecution. That can also happen. So Thank you. What is the legal backing supporting your challenge against the decision of the government? What are the previous decisions and judgments in such matters? जितने भी आप देखें इसमें जजमेंट्स ऑन 370 द कोर्ट्स हैव डिसमिस्ड देम, दे हैव नॉट अपहेल्ड. जिनने भी कहा था इसको अब्रोगेट कीजिए, इसके पहले भी आए हैं 2-3 जजमेंट्स. द कोर्ट्स हैड टू डिसाइड नाउ एंड द होल वर्ल्ड इज वाचिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक माननीय माना जाता हुआ है कोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो it is not my test, it is the test of our constitution, it is the test of the honorable Supreme Court of India, and I am sure they will give justice and uphold the constitution. Thank you. तो जो इसके पक्षकार हैं वो लगातार अपने पक्ष दे रहे हैं और अब मरकज ने अपना जो हलफनामा दायर किया है वो अपनी जगह पर है.